हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में बात कर रहे थे। उसी कड़ी में हम अलैंगिक जनन की सरल बहुकोशिकीय जीवों में जो विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर के अंदर आपके साथ जो स्टडी किया, डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि विखंडन क्या होता है, द्विखंडन क्या होता है और बहुखंडन क्या होता है, पुनरुद्भवन किस प्रकार से होता है। तो उसी कड़ी में आज के इस लेक्चर में बात करते हैं मुकुलन के बारे में कि मुकुलन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, बीजाणु समागम समासंग क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन का मतलब होता है मुकुल से। मुकुल का मतलब हो जाएगा कोशिकाओं के विभाजन से बना कोशिका गुच्छ। कोशिका के नियमित विभाजन से बना कोशिका गुच्छ, यानी कि कोशिकाओं का समूह बन जाता है जिससे नया जीव उत्पन्न होता है। नए जीव की बात हम पौधे में भी आप लोग देखते हो। गन्ने को जब बोया जाता है तो ये कहा जाता है कि वो जो गांठ होती है उसके अंदर एक पोरी के बीच में, दो भागों के बीच में जो ऐसे गांठ बनी होती है, ये अगर गन्ने को हम देखें इस टाइप में होता है तो उनके यहाँ एक गांठ उभरी हुई होती है ऐसे। उसको देखकर गन्ने की हिस्से करके छोटे छोटे उनको बोया जाता है। तो इन भागों से ही नया पौधा या नया गन्ने का जो पौधा है वो उत्पन्न होता है, नया जीव उत्पन्न होता है। इसी तरह अगर हाइड्रा की बात करें, ये तो हमने गन्ने की बात की, पौधों में बात की, इसी तरह अगर हम हाइड्रा जीव की बात करें तो हाइड्रा जीव के अंदर भी जैसे हमने संरचना बनाई, ये हमने हाइड्रा की संरचना यहां बना दी। अब इस हाइड्रा की संरचना में शरीर के एक भाग पे कोशिकाओं का नियमित विभाजन होगा और वहीं एक कोशिका गुच्छ, एक कोशिकाओं का समूह विकसित हो जाएगा, जिस विकसित समूह को ही हम मुकुल कहते हैं। बाकी सारी की सारी संरचना वैसी की वैसी ही रहती है। यहां जो ये बनता है इस भाग को मुकुल कहते हैं। इस मुकुल से ही नया हाइड्रा जीव उत्पन्न होता है। और बाकी संरचना वैसी की वैसी ही रहती है। और इस तरह
इस भाग से ही जो नया जीव है वो उत्पन्न हो जाता है। और जो मुख्य हाइड्रा है वो उसी रूप में उपस्थित रहेगा। तो इस तरह जीव के एक निश्चित जगह पर जो कोशिकाओं के नियमित विभाजन से कोशिकाओं का समूह बनता है, उसी से नए जीव का निर्माण होता है। इस तरह एक जीव से मुकुल के द्वारा या कोशिकाओं के समूह द्वारा नए जीव के बनने को मुकुलन कहते हैं। उसके बाद अलैंगिक जनन में दूसरा भाग आ जाता है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। अब क्योंकि कायिक बोला है और प्रवर्ध बोला है, प्रवर्ध का मतलब होता है उभरी हुई संरचनाएं। जो उभरी हुई संरचनाएं होती हैं उनको प्रवर्ध बोल देते हैं। और कायिक का मतलब होता है शरीर से, काया से। कायिक प्रवर्धन, शरीर के भाग यानी काया। प्रवर्ध का मतलब होता है संरचनाएं। तो शरीर के भिन्न भिन्न भागों से नए जीव के बनने को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो जो कायिक प्रवर्धन है, शरीर के विभिन्न भाग, अगर पौधे में देखें हम तो हम बात करते हैं जड़ की, तने की और पत्ती की। तो कुछ जीवों के अंदर जड़ से नया पौधा बन जाता है। हम पॉपुलर को देखते हैं, जड़ नीचे रह जाती है, वहीं से फूट जाता है। अगर पॉपुलर का वैसे पौधा तैयार करना हो तो उसका तना काट कर लगा दिया जाता है। आलू का देखते हैं, तना लगाया जाता है, उसी से नया पौधा बनता है। इसी तरह गुलाब देखते हो आप, केले देखते हो आप, संतरे का पौधा, जिनके बीज हमें वैसे नहीं मिलते, तो उससे हम क्या तैयार करते हैं, नया पौधा अगर तैयार करते हैं तो या तो जड़ का उपयोग करते हैं, या तने का उपयोग करते हैं, या फिर पत्तियों का उपयोग किया जाता है। गुलाब की बात करें, केले की बात कर ली जाए, आलू की बात कर ली जाए, हल्दी की बात कर ली जाए, तो इन भागों के द्वारा ही नए पौधे का जन्म होता है। ब्रायोफिल्म की अगर बात करें, ब्रायोफिल्म का जो पौधा होता है, अगर इसकी बात करें तो इसकी पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी पत्तियां बारीक बारीक निकल आती हैं, संरचनाएं निकल आती हैं, जिससे नया पौधा उत्पन्न होता है। तो इसीलिए बोला है कायिक प्रवर्धन, यानी काया से नए पौधे का बनना। काया या शरीर के भाग से नए पौधे का उत्पन्न होना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। उसे हम कायिक प्रवर्धन बोल देंगे, जिसके अंदर शरीर के भिन्न भिन्न भागों द्वारा नया पौधा या जीव बनता है। इसी तरह अगर हम अलैंगिक जनन की और विधि की बात करें तो हम बात करते हैं नेक्स्ट में बीजाणु समासंग क्या होता है। बीजाणु समासंग मतलब क्या होगा कि बीजाणु क्या होते हैं और किस प्रकार जीवों की उत्पत्ति में या नया जीव बनने में सहयोग करते हैं। बीजाणु द्वारा नए जीव उत्पन्न होने का क्या लाभ है,
या अलैंगिक जनन की विधि में अगर इस बीजाणु की बात की जाए तो यह किस प्रकार लाभप्रद है। तो जो बीजाणु होते हैं, जो सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं, सरल बहुकोशिकीय जीव, यानी अगर हम जीवाणु की भी बात कर दें, आपने देखा होगा कि ब्रेड को अगर नमी में रखते हैं उसके ऊपर एक धागे जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। नमी युक्त वातावरण में धागे के समान जो संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं बन जाती हैं, उन संरचनाओं को राइजोपस कहते हैं। राइजोपस कहते हैं। लेकिन ये जो प्रवर्ध बनेंगे, ये जो संरचनाएं बनेंगी, ये जो राइजोपस होंगे, ये जनन भाग नहीं होते। ये जनन में काम नहीं करते। अब कोई भी अगर इसकी बात करें, ब्रेड की बात कर ली जाए, तो उस पे जो संरचनाएं बन रही हैं, ऐसी जो धागे जैसी संरचनाएं बन रही हैं, इनको राइजोपस बोल दिया जाएगा। अब इन राइजोपस के ऊपर वृद्धि होती है, गांठों के जैसी संरचनाएं बन जाती हैं कि ऊपर गांठें बनी हुई हैं। इन संरचनाओं को बीजाणुधानी कहते हैं। गांठ जैसी संरचनाओं को बीजाणुधानी कहते हैं। अगर इस बीजाणुधानी को देखा जाए तो ये जो बीजाणुधानी होगी इस टाइप में, इसको अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें बारीक बारीक बिंदु टाइप, बिंदु जैसे कण मौजूद होते हैं। इनको बीजाणु कहते हैं। इन छोटे छोटे कणों को बीजाणु कहते हैं। अब ये जो छोटे कण हैं, ये अगर विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो ये ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये एक गांठ है जैसी बनी हुई है, एक भित्ति बनी हुई है इसके चारों तरफ, यह इनको सुरक्षित रखती है। विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु के बाहर मोटी जो परत होती है, बीजाणु को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी अगर ये मान लिया जाए कि विपरीत परिस्थितियां हैं और ना नमी है, तापमान ज़्यादा है, तो उससे इन बीजाणुओं को सुरक्षित रखेगी। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां होंगी, परिस्थितियों में नमी में इससे जीव का जीव बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जनन प्रक्रिया होती है कि जो बीजाणुधानी या जो बीजाणु हैं वो जनन भाग होते हैं, लेकिन जो ये धागे जैसे प्रवर्ध बनते हैं वो राइजोपस जो होते हैं वो जनन कार्य नहीं करते। ये बीजाणु समासंग का रूप हो जाता है, यानी ये भी एक जनन का प्रकार है। उसके बाद एक बात आ जाती है उत्तक संवर्धन की। अब इससे संबंधित हमने प्रश्न अभी बताया है कि जो बीजाणु है वो किस प्रकार जीव के लिए या नए जीव के बनने के लिए लाभप्रद होता है।
वो ऐसे होता है कि बीजाणु विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षित रहता है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, उसे सही वातावरण मिलता है, तो उससे उसकी जो प्रक्रिया है जीव बनने की वो शुरू हो जाती है। उसके बाद उत्तक संवर्धन की बात अगर की जाए कि उत्तक संवर्धन क्या होता है, उसमें किस प्रकार के पौधों को या किस प्रकार के जीवों को बनाया जाता है। संवर्धन कि उत्तक के द्वारा विभिन्न भाग बनाने हैं, तो क्या होगा कि सबसे पहले जो पौधे की अगर बात करें कि पौधे के जो कोशिकाएं होती हैं या जो उत्तक होता है, उसके शीर्ष भाग में से उस छोटे से पार्ट को भाग को अलग कर लिया जाता है। जो कोशिकीय भाग होगा या जो उत्तक का भाग होगा, उसके शीर्षस्थ भाग को अलग करते हैं। इसको अलग करके एक कोशिकीय पोषण माध्यम, एक माध्यम ऐसा बनाया जाता है जिसके अंदर इस कोशिकीय भाग को, इस कोशिका से प्राप्त भाग को रखा जाता है, जहां से वह पोषण प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है। इस तरह इस माध्यम से जो पौधे का भाग बनता है, प्राप्त होता है, उसे कैलस कहते हैं। फिर इस कैलस को निश्चित जो हार्मोन होते हैं वृद्धि के लिए और नियंत्रण के लिए, उसके विकास के लिए अगर बात करें, जो हार्मोन युक्त माध्यम होगा, इस कैलस को रखते हैं। जहां से फिर पौधे को मृदा में रोपित कर देते हैं। और क्या बन जाएगा? अच्छी तरह से पौधा, विकसित जो पौधा होगा बन जाता है। तो हमने देखा कि हमने कहां से शुरू किया कि हमने कोशिका उत्तक का भाग लिया, शीर्षस्थ भाग, और उसको पोषण माध्यम में रख दिया। वहां से उसमें कुछ वृद्धि हुई और उसको, उस वृद्धि वाले भाग को हम कैलस कह देते हैं। उसको फिर एक हार्मोन युक्त माध्यम में रखते हैं ताकि और उसमें अच्छी से वृद्धि हो जाए, और उस पौधे को मृदा में लगा देते हैं और नया पौधा बन जाता है। तो जो सजावटी पौधे हैं, या फिर ये बोले कि जो बीमारी रहित तो उच्च गुणों के जो पौधे हैं, वो उत्तक संवर्धन विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये हमने जीवों के अंदर जो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं, उनके बारे में इन लेक्चर्स में डिस्कस किया। आपको बताया कि कौन कौन सी विधि होती है, कैसे किन जीवों का उदाहरण दे सकते हैं उसमें, और कैसे कैसे उनसे नए जीव उत्पन्न होते हैं। आगे हम लैंगिक जनन के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।